नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक में। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट चिराग गोठी जी। हम लगातार आपको यूक्रेन मसले पर अपडेट दे रहे हैं, पल पल की खबर बता रहे हैं। रूस ने जो हमला यूक्रेन पे किया हुआ है, आज उसका 8वां दिन है और कई शहरों में रूस की सेना घुस चुकी है। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, अलग अलग खबरें आ रही हैं इस बात को लेके कि क्या ये जो हमला रूस का है ये रुकने वाला है या फिर इसे और अभी हवा दी जा रही है और आगे बढ़ाया जाएगा हमले को। इस बीच और कुछ खबरें आ रही हैं जो थोड़ा सा हैरान करने वाली हैं। एक पूर्व रूसी बिजनेसमैन ने एक इनाम घोषित किया है। वो इनाम ये है कि राष्ट्रपति पुतिन को अगर कोई गिरफ्तार करता है तो हम उसे 7.5 करोड़ रुपए देंगे। और इस जो बिजनेसमैन है उसका नाम जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो एलेक्स कुनानिखिन। थोड़ा नाम लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि रशियन नाम है, अक्सर उनके नाम थोड़ा अजीब से होते हैं। तो एलेक्स कुनानिखिन नाम का ये बिजनेसमैन है जो 90 के दशक में रूस में बिज़नेस किया करता था, लेकिन उस पर लगातार कई इल्ज़ाम लगाए गए अनियमितताओं के बिज़नेस के सिलसिले में और उसे गिरफ़्तार भी किया गया। और उसकी जो टोटल वेल्थ थी वो 20 अरब डॉलर के आसपास थी और उसको मजबूर किया गया, रशिया में बिज़नेस उसके बंद किए गए, उसको वहाँ से निकलने के लिए मजबूर किया गया। और अब जब दो मुल्कों में लड़ाई हो रही है तो वो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार ठहरा रहा है और वहाँ के सैनिकों से और लोगों से ये अपील कर रहा है कि जो भी पुतिन को गिरफ्तार करेगा उसे इंडियन रुपीस के हिसाब से 7.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इनाम के तौर पर। और ऐसी एक खबर आपने भी बताई। एक बिजनेसमैन है, वो भी रशिया का ही है। वो दरअसल फुटबॉल क्लब उन्होंने अपना बेच दिया है, अरबों रुपए का बिका है वो। उससे जो यूक्रेन में जो लोग घायल हुए हैं उनकी मदद करेंगे। यानी कि है वो रशिया की है लेकिन यूक्रेनियंस की मदद करेंगे। तो ऐसे कई लोग आ रहे हैं सामने जो आर्थिक जो है मदद कर रही है। दूसरी तरफ सरकार अपनी अपनी, चाहे भारत सरकार हो चाहे दूसरे देशों की सरकार हो, अपने अपने जो नागरिक हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और लगातार हमले भी जारी है। यूएन ने तो आज एक आंकड़ा पेश किया है, 700 से आसपास यूक्रेनीज मारे गए हैं इसमें। रशिया के बारे में अभी स्थिति यूक्रेन जो बता रहा है वो अलग फिगर बता रहा है, रशिया अलग बता रहा है। तो ये तो चलिए फिगर तो बाद में क्लियर हो ही जाएंगी कितने हुए हैं, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि हमले में कुछ चीज़ें मिल भी नहीं पाती हैं, तो उस हिसाब से फिगर का पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन इतना साफ है कि सुबह जेलेंस्की जो हमने क्राइम तक डॉट इन पर खबर बनाई थी उसमें साफ साफ कह रहे थे कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मतलब इतना कुछ हो गया, इतना कुछ बर्बाद हो गया। और ये कहा जाए कि ऐसे में मैं ये भी कई जगह देख रहा हूँ, चलो ऐसे शख्स ने हिम्मत तो रखी, इसे हिम्मत नहीं कहेंगे, मुझे लगता है इसको ही कहेंगे कि एक तरह से बेवकूफ़ी वाली देखिए, हरकत। जो जंग की असल वजह है उनमें एक वजह ये भी है कि पुतिन ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं करते क्योंकि ज़ेलेंस्की का झुकाव हमेशा से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ रहे हैं, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री और नाटो की तरफ रहा है। तो और पुतिन कभी नहीं चाहता है कि उनकी सरहद के नज़दीक इन लोगों का प्रभाव बढ़े या इनकी सेनाएं आएँ। तो जो हमला करने की एक वजह है उनमें से एक वजह ये भी है कि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन से ज़ेलेंस्की सरकार को बेदखल करके वहाँ पे अपने जो समर्थक लोग हैं उनकी सरकार बनाया जाए, इसकी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये मसला इतना ज़्यादा उलझता जा रहा है, ऐसे माना जा रहा था कि ये जो जंग है वो 1-2 दिन में सुलझ जाएगी, लेकिन करते करते आज 8वां दिन हो चुका है और जंग अभी भी जारी है। कीव और ज़ारकीव जो इलाका है उसके उसके नज़दीक जो है वो लगातार रशियन सेना घुसती चली जा रही है, उनके टैंक घुसते चले जा रहे हैं। और इस बीच कई वीडियो आए कि कैसे यूक्रेनियन लोग रशियन सेना का निहत्थे होने के बावजूद सामना कर रहे हैं। अभी हमने एक तस्वीर देखी कि कैसे एक बख्तरबंद गाड़ियों पर यूक्रेनियन आम लोग जो थे वो चढ़ गए और वो लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि बख्तरबंद गाड़ियां थी उनको रोकना आसान था नहीं और वो उन्हें कुचलते हुए आगे एक निकल मैंने गए। भी देखी थी वीडियो, इसमें एक टैंक था, वो टैंक गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और वो काफ़ी देर गाड़ी के ऊपर ही रहा और फिर वो एकदम हट गया टैंक, फिर गाड़ी एकदम निकल गई। यानी कि वो शायद जानबूझ के पंगा ले रहे होंगे। कहने का मतलब इस तरह की तमाम वीडियोज़ आ रही है लगातार। आज भी ऑयल डिपो जो था खैरकीव में, वो उसको नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा लगातार फिगर्स तो बढ़ ही रही हैं मृतकों की, और युद्ध जो है वो थमने का नाम नहीं रहा है। इस बीच जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी एक बयान दिया। उनका कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, और धमकी दी है कि अगर कोई परमाणु जो है वो ये सोच रहा है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा तो ये विनाशकारी होगा। यानी वो डर रहे हैं या डरा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, कि वो खुद ही इतना डर गया है रूस की, कोई वो बार बार ही बोल रहा है कि कोई परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना करे, या ये बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं कि भाई कोई कर ना दे। तो कहने का मतलब ये है कि एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई है। जो देश हमला कर रहा है वो खुद डरा हुआ है, जिस पर हमला हो रहा है वो भी डरा हुआ है, क्योंकि वो
ये चाह रहा है कि मतलब रस्सी जल गई बल नहीं गया, इसको इस तरह से कहेंगे। और कई जगह ये कहा जा रहा है ऐसे लोगों के बारे में कि देखिए ये लोग अभी भी डटे हुए क्या हैं। ये तो आप ये सोचिए, आम जनता वहाँ की परेशान हो रही है। आप अपने अगर वेस्टेड इंटरेस्ट को साइड में रख दें तो वहाँ की आम जनता का तो कोई कसूर नहीं है। लाखों लोग भाग गए हैं, जब पोलैंड चले गए। 4 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है यूक्रेन की, और करीबन 14-15 करोड़ है रशिया की। लेकिन आप उसमें परमाणु हथियारों की बात करें तो यूक्रेन के पास एक भी नहीं है, वहाँ 6000 से ज़्यादा परमाणु हथियार है। तो कहने का मतलब है कोई एक वो होता है ना कि एक कंपटीशन ही नहीं है। जब कंपटीशन नहीं है तो फिर इस तरह की मुझे लगता है कि अकलमंदी नहीं करनी चाहिए थी, जो मेरा ये मानना है। अब इसको ईगो की लड़ाई लेके, ठीक है, वो ईगो वाली बात है कि ठीक है जी हमें तो लड़ना है। हम राष्ट्रपति भी देखिए सेना की वर्दी में आ गए और लड़ रहा है। इससे नुकसान ही हो रहा है एट द एंड पूरे विश्व में एक माहौल बन रहा है तृतीय विश्व युद्ध का। होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता हो। अमेरिका भी पीछे हट गया है, वैसे धमका रहा है लेकिन वैसे पीछे हटा हुआ है। देखिए कुल मिला के ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है जंग के दौरान, वो एक ज़िद है पुतिन की। पुतिन ने कुछ चीज़ें तय कर रखी हैं, अगर वो उनके हिसाब से नहीं होती हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, वो इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। और किसी ने सोचा था कि वो हमला भी कर देंगे यूक्रेन पर, लेकिन उन्होंने किया क्यों? क्योंकि उनकी ज़िद है कि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की या अमेरिकी समर्थित सरकार हो, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपनी खबर पे कि जो ज़ेलेंस्की पर ज़िंदा या मुर्दा का इनाम रखा गया, वो माफ़ कीजिएगा पुतिन पे, तो वो रखने की हिम्मत कैसे आई रशियन बिजनेसमैन को? जबकि एक तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका, यूरोपियन कंट्री या नाटो देश जो भी हैं, वो लगातार शुरुआत में जंग से पहले ये कह रहे थे कि यूक्रेन के हम साथ हैं, हम उनके साथ लड़ेंगे। लेकिन पुतिन का सामना करना सबके लिए आसान होता नहीं है, भले अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस हो। ये लोग सारे लोग जब जंग शुरू हुई तो इन्होंने हाथ पैर पीछे खींच लिए और सिर्फ ज़बानी समर्थन वो देते रहे, जिसका जिक्र ज़ेलेंस्की ने कई बार अपने बयानों में किया कि ये लोग ज़बानी समर्थन दे रहे हैं, लेकिन मौके पर कोई भी नहीं है, ना उनके पास हथियार हैं। और ऐसे में ये बिजनेसमैन ये ऐलान करता है कि वो 7.5 करोड़ रुपए का इनाम देगा उसको जो पुतिन को गिरफ्तार करेगा। अब ये भी एक वेग ही बात है कि मैं किसको देगा, कौन लेने आएगा और कौन गिरफ्तार करने की हिम्मत करेगा। ये तो वही बात हो गई ना कि जो होना नहीं है वो चीज़, वो उसके बारे में कुछ भी बोल दो। देखिए जब विद्रोह होता है तो कई बार, जैसे आपने लीबिया में देखा होगा कि लीबिया में जब विद्रोह हुआ तो कैसे वहाँ के जो शासक थे कर्नल गद्दाफी, उनको आम जनता ने ही मारा। ठीक है, ऐसे ही जो है वो आपने जो विद्रोह देखा, जो प्रदर्शन देखा आपने इराक में, वहाँ पे हुआ। सीरिया में भी बशर अल असद के ख़िलाफ़ हुआ लेकिन वो नाकामयाब हुआ। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, जो विदेशी मुल्क होते हैं वो लगातार जिस देश की जनता को भड़काना चाहते हैं उसको पंप करते हैं पैसों के ज़रिए से, हथियारों के ज़रिए से, ताकि वहाँ विद्रोह छिड़ सके। और एक बार जब विद्रोह छिड़ जाता है, सिविल वॉर शुरू हो जाता है, तो सरकार का टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्या सिविल वॉर हो सकती है? क्या यूक्रेनी जनता बाहर आ जाएगी? तो भाग गई यूक्रेन की इतनी जनता। रशिया की जनता जो है वो कुछ एक गिने चुने लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी तो वो भी साइड में। कोई ऐसा थोड़ी कि सिविलियन वॉर हो रही है यहाँ पर, कुछ नहीं है। तो सरकार लड़ रहे हैं, उनके अपने जो सैनिक है वो लड़ रहे हैं, और पूरे देश में ये माहौल जा रहा है। आधे लोग वहाँ से भाग गए हैं, आप देखिए यूक्रेन से ही भाग गए हैं, रशिया से भी। रशिया ने तो इनफैक्ट वहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं लोग, वो भागेंगे क्यों? कहने का मतलब है स्थिति वहाँ पर ये बनी हुई है कि ये लड़ाई जो है सरकारों के बीच में, आम जनता के बीच में कोई लड़ाई नहीं, जो मुझे दिख रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो इस तरह की टैक्टिक्स पे जांच करते हैं या जो रिसर्च तैयार करते हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया है कि आने वाली 6 मार्च तक हो सकता है कि ये जंग चले। और जो मतलब सीक्रेट प्लान जो लीक हुए हैं उसके हिसाब से भी ऐसा कहा जा रहा है कि 6 या 7 मार्च तक ही रशिया अटैक करेगा, उसके बाद वो अपने कदम पीछे खींच लेगा। और लेकिन इस दौरान वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह से यूक्रेन में सरकार बदल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या नेक्स्ट प्लान होगा, इसकी जानकारी अभी फ़िलहाल नहीं है। जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती जाएगी यूक्रेन मसले पर, हम आपको क्राइम तक यूट्यूब और क्राइम तक वेबसाइट के ज़रिए हम पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।